Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have 6th lecture of chemistry from chapter number 8, that is chemical reactivity. Students, today the topic we are going to study is about electropositive character. This topic is also called as metallic character, लेकिन बेटे हमने electropositive character के बारे में पढ़ना है, ठीक है बेटे। electropositive character के बारे में पढ़ाने से पहले आपको रिकॉल करवा दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मेटल्स एग्जिबिट अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ठीक है। मेटल की नेचर क्या होती है, वो कैसी करेक्टरिस्टिक शो करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी भी मेटल का जो एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद आइंस में कन्वर्ट होता है। किन आइंस में? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बेटे पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस को हम कैटाइंस कहते हैं, ठीक है। तो बेटे मेटल्स हमेशा आइंस में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि कैटाइंस में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं रेडीली। उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मेटल्स लूज़ करके आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर प्रोवाइड। बेटे हमारे पास सेकंड पॉइंट में है बात जो लिखी गई है, वो इस तरह से लिखी गई है। उसका मतलब ये है कि जितनी आसानी से कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा अपने वैलेंस शेल के, उतना ही वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि मोर इजीली मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़, यानी कि कोई मेटल अगर बआसानी और जल्दी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब जी यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें वैलेंसी की बात की गई है। वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिकॉल किया गया, रीमाइंड कराया गया। तो बेटे बात ऐसे थी हमारे पास वैलेंसी के बारे में कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज़ करेगा, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी होगी। यही बात थी हमारे पास वैलेंसी के डेफिनेशन में। तो बेटे लिखा हुआ है ऐसे ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी कि कोई भी मेटल का एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। बेटे अब हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास सोडियम मेटल की है, दूसरी एग्जांपल हमारे पास जिंक मेटल की है। अब सोडियम मेटल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी एक है। वैलेंसी ऑफ सोडियम इज़ 1। बेटे वाई? बिकॉज वी हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट इट दैट इज़ डिस्क्राइबिंग दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी कि कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो बेटे सोडियम तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और सोडियम कैटायन बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी एक है। अब जिंक वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर जिंक जो है, जिंक का एटम कन्वर्ट हो रहा है जिंक कैटायन के अंदर, लेकिन जिंक कैटायन जो है 2 पॉजिटिव चार्ज बेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो अल्टीमेटली जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 वैलेंसी होगी। जिंक इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव, दैट इट मीन्स जिंक हैज़ 2 वैलेंसी बिकॉज इट इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं फर्दर अपने लेक्चर की तरफ, जहाँ पे हमने ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखना है ग्रुप्स में और फिर देखना है पीरियड में। बेटे ग्रुप की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो हमेशा जो है इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। जैसे ही ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है। इसकी वजह ये है कि साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज़ इंक्रीजिंग। बेटे अब कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर साइज़ की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है? इसकी वजह ये है कि बेटे किसी एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा ना, हमारे पास उतनी आसानी से ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो एटम जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर दे, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लीस्ट होगा। लास्ट शेल के अंदर जब बहुत बड़ा होता जाता है हमारे पास साइज एटम का, तो लास्ट शेल तक न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका इफेक्ट लीस्ट होके, यानी कि स्क्रीन होके बहुत थोड़ा सा पहुंचता है। दैट इज़ वाई इट इज़ क्वाइट ईजीली पॉसिबल कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ जो है ईजीली हो सकता है। लेकिन जैसे ही किसी भी एटम का जो है साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, यानी कि छोटा साइज़ होता है किसी एटम का, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स रख रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अपॉन ऑल द shells, even it is
आउटर शेल और वैलेंस शेल, ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है ज़्यादा है और यहाँ हमें मुश्किल पेश आएगी, उस एटम को मुश्किल पेश आएगी कि वो अपना जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव कर सके, लूज़ कर सके, ठीक है। दैट इज़ वाई in the group from top to bottom the size of atom is increasing, that is why electropositive character is increasing। बेटे मैंने यहाँ पे लिखा है इन ग्रुप साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, मैंने ये लिखा है ताकि आप इसको देख के अपने माइंड में एक स्केच बना सकें, आपको याद रहे। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ठीक है। बेटे यहाँ पे देखें लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, तो बेटे इसका जो साइज़ है सबसे छोटा है। इन तीनों अगर एलिमेंट्स को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे लिथियम सबसे छोटा है, जबकि जो सोडियम है वो मॉडरेट साइज़ बियर कर रहा है। इन तीनों के क्लासिफिकेशन अगर मैं कर रही हूँ तो लिथियम सबसे छोटा है, सोडियम दरमियान में आ रहा है और जो पोटाशियम है वो सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली पोटाशियम का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ पोटाशियम इज़ हाईएस्ट एज़ कम्पेयर टू सोडियम एंड लिथियम, while electropositive character of lithium is least as compared to sodium and potassium. Why? Because lithium has a very smaller size. Smaller the size, it has more effect of nuclear charge upon its valence shell, and it is very much difficult to lose electron from valence shell। ठीक हो गया बेटे, ये कॉन्सेप्ट था ग्रुप के लिहाज से। अब हम पीरियड में पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो बेटे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज। बेटे वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ऊपर समझाने की कोशिश की थी कि अगर जो है एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका इफेक्ट हाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत मुश्किल होगी हमें। वी कैन नॉट ईजीली रिमूव द एटम कैन नॉट ईजीली रिमूव इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इज़ डिक्रीजिंग। बेटे थर्ड पे उसमें बात लिखी हुई है एलिमेंट एट स्टार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर मेटेलिक। बेटे ये यहाँ पे एग्जांपल दी है हाई मेटेलिक एलिमेंट्स की कि पीरियड के स्टार्ट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हाईली मेटेलिक करेक्टर को एग्जिबिट कर रहे हैं। बेटे बुक में जो बातें लिखी हुई हैं टेक्स्ट में वो हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है बुक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट में ये बात लिखी है पीरियड के हवाले से न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेज, ठीक है, एटम कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली, क्योंकि बेटा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो एटम जो है इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ नहीं कर सकता। थर्ड पे बात वही लिखी हुई है मेटेलिक करेक्टर के बारे में, ठीक है, कि हाईली मेटेलिक कौन से होंगे एलिमेंट, वो एलिमेंट जो स्टार्ट ऑफ पीरियड में प्रेजेंट हैं वो हाईली मेटेलिक होंगे, ठीक हो गया। बेटे अब हम आगे पढ़ते हैं एक एग्जांपल को जिसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करके लिखा गया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या आपस में करेक्टर डिपेंड करते हैं। बेटे हम पढ़े थे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी के रिलेशन को, ठीक है। बेटे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। वो किस तरह से? बेटे ऐसे कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना वो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्दर डिपेंड करती है किसी भी एटम के साइज़ के ऊपर और उसके ऊपर मौजूद न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, ठीक हो गया। बेटे कोई एटम है ना उसका साइज़ अगर स्मॉलर होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, ये हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम इट हैज़ हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड एज अ रिजल्ट वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू टू मेक दैट एटम कन्वर्ट इनटू आयन, ठीक है। तो किसी भी एटम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जिसके ऊपर ज़्यादा होगा उसका साइज़ छोटा होगा, वही एटम होगा ना जिसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली स्मॉलर साइज़ के एटम्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और वो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रखता होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या इलेक्ट्रॉन लूज़ होना जो है बड़ा मुश्किल काम है, यानी कि उस एटम को आयन में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है और उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यही बात इस कॉन्सेप्ट में लिखी हुई है इस सेकंड वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। बट थर्ड हम फर्दर इस बात को स्टडी करते हैं
इस कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करते हैं कि ऐसे एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है वो बेसिकली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और लेस मेटेलिक होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। किस तरह डिपेंड करता है बेटे? बात ऐसे है कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जब रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है एलिमेंट और एटम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लेस मेटेलिक। ठीक हो गया बेटे। हमारे पास एग्जांपल है, अल्कली मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव लार्जेस्ट साइज़। बेटे यही वजह है कि अल्कली मेटल जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनका साइज़ जो है वो लार्ज होता है। ठीक है। लार्जर द साइज इट्स मीन न्यूक्लियर चार्ज इज़ वेरी लीस्ट एट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव facility to remove valence shell electron of an atom easily because nuclear charge is very least. But lowest ionization energy means high electropositive character. अगर किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए लीस्ट या लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट्स मीन दैट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बेटे ये 3-4 बातें थी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताई और आपके टेक्स्ट बुक में लिखी गई हैं। बेटे फर्दर हम इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ये जो बातें हमने भी की हैं इनका ट्रेंड एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर किस तरह से ये बात जो है प्रूव हो रही है कि अल्कली मेटल जो कि सोडियम मेटल होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। ठीक है। सोडियम मेटल जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जबकि मैग्नीशियम मेटल जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और मैग्नीशियम मेटल हमेशा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड करता है जबकि सोडियम मेटल को हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। क्या रीज़न्स हैं इनकी हम देख लेते हैं। बट सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही देख लें। ठीक है। सोडियम मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, अगर सोडियम मेटल को छोड़ें इस कॉन्सेप्ट को, हम अगर ये देखें जितने भी हमारे अल्कली मेटल हैं और अल्कलाइन मेटल हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बात की जाए तो अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 3s1 पे एंड होती है। ठीक है। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 पे एंड होती है। ठीक हो गया। यानी कि सोडियम मेटल के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो बेटे उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए आसान है। ठीक है। और इसकी वजह ये भी है कि सोडियम मेटल का जो साइज़ है ना बेटे वो 186 पिकोमीटर है जो कि बिगर है एज़ कंपेयर टू मैग्नीशियम मेटल दैट इज़ हैविंग 160 पिकोमीटर एटॉमिक साइज़। ठीक है। लार्जर एटॉमिक साइज़ है हमारे पास सोडियम मेटल का। इट्स मीन न्यूक्लियर चार्ज इज़ हैविंग अ लीस्ट इफेक्ट ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन and we can remove this valence electron easily. As a result it is converted into ion. ठीक है। और इसको आयोनाइज करवाने के लिए जो एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि 496 किलो जूल पर मोल है। जबकि हमें मैग्नीशियम के लिए अमाउंट जो हमें रिक्वायर है, वैल्यू रिक्वायर है आयोनाइजेशन एनर्जी की, वो 738 किलो जूल पर मोल है। दैट इज़ हायर देन दैट ऑफ सोडियम मेटल। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो स्मॉलर है एज़ कंपेयर टू सोडियम मेटल जो कि 186 पिकोमीटर था। ठीक है। बेटे स्मॉलर साइज़ की वजह से इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाईली एक्ट कर रहा है। ठीक है। हाईली फोर्स इसके ऊपर मौजूद है न्यूक्लियर चार्ज की। और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है। जिसमें से पहले हम एक को निकालेंगे और उसके बाद दूसरे को निकालेंगे। ठीक है। जब एक को निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और दूसरे को निकालने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक हो गया। बेटे हम ये इस चीज़ को एवेलुएट करते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ मोर हाई। क्यों बेटे? बात ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन लूज यहाँ से जो रिमूव करना है वो तो फिर भी इजी है, लेकिन जब सेकंड और लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा बैलेंस शेल में, सिर्फ एक ही पड़ा होगा, तो अब जो है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज मज़ीद स्ट्रॉन्ग फोर्स रख रहा है और यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी
कि हम यहाँ पे से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें और इसके लिए हमें मज़ीद ज़्यादा अमाउंट चाहिए एनर्जी की। ठीक हो गया। हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम आयन एज अ न्यूक्लियर चार्ज टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम आयन एज अ न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटे, वही बात जो मैंने को बताई है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो इसको यहाँ से निकलने नहीं देगा आसानी से। इसको निकालने के लिए हमें मज़ीद हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटे, आगे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल्स बने हुए हैं जहाँ पे कंपैरिजन किया गया है अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी का, जिसमें सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाई गई है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी दिखाई गई है, जो कि फर्स्ट से ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम इसको वैल्यूएट कर लेते हैं। इसको लिखा है ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू अल्कली। बेटे तो हमें पता ही है क्यों, इसकी वजह तो ये है ना कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखें तो उनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, जबकि अल्कलाइन मेटल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ एग्जिस्टिंग 2 आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड फॉर रिमूविंग सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल देयर इज़ एग्जिस्टिंग second ionization energy in alkaline earth metal, but in the case of alkali metals there is only 1 electron in valence shell, so here we have only 1 ionization energy। ठीक है बेटे, हम देखते हैं लिथियम जिसका साइज़ बहुत स्मॉलर है। ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है। बेटे क्यों, जो कि ज़्यादा है हमारे सबसे एंड पे आने वाले एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जो हम फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं। बेटे 403 यहाँ पे रुबीडियम की है, जो कि लेसर है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। बेटे इसकी वजह ये है कि रुबीडियम जो है उसका साइज़, रुबीडियम का जो साइज़ है वो बिगर है, 37 एटॉमिक नंबर है। बेटे 37 एटॉमिक नंबर की वजह से रुबीडियम का जो साइज़ है वो बिगर है। दैट इज़ वाई इट इज़ ईजी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल। ठीक है, इजीली रिमूव कर सकते हैं, जबकि लिथियम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज की लिथियम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि सोडियम के लिए हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है आयोनाइजेशन की। और पोटाशियम के लिए कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, 419 किलो जूल पर मोल। लेकिन बेटे डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप 520 से 403 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि साइजेस जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक हो गया बेटे। अब अल्कली अर्थ मेटल की तरफ चलें तो देखें बेटे, बेरियम की और बेटे अब हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी को। बेटे सबसे पहले हमारे पास बेरिलियम की है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि 899 किलो जूल पर मोल है, जबकि उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1787 किलो जूल पर मोल है। बट इस तरह मैग्नीशियम की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 738 किलो जूल पर मोल है, जबकि उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 1450 किलो जूल पर मोल है। ठीक है बेटे, कैल्शियम की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे दिखाई गई है 590 किलो जूल पर मोल, जबकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी दिखाई गई है 1145 किलो जूल पर मोल। बेटे स्ट्रांशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 549 किलो जूल पर मोल और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 1064 किलो जूल पर मोल। सबसे एंड पे हमारे पास बेरियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है, जो कि 503 किलो जूल पर मोल है, जबकि उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 965 किलो जूल पर मोल है। बेटे अब यहाँ आप देख रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो
डिक्रीज़ हो रही हैं। बेटे वो क्यों? बेटे बात वही है, अकॉर्डिंग टू द साइज़, जैसे जैसे साइज़ जो है एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इफ़ द एटम हैज़ अ बिगर साइज़। ठीक है बेटे, अब हम इसको पढ़ते हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल मेक देम मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटे यहाँ पे क्या रीज़न है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो लो हैं। ठीक है, लो हैं और सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनके अंदर फॉलो हो रही है अल्कली मेटल्स में, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जीज हाई भी हैं और यहाँ पे फर्स्ट के बाद सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया बेटे, बुक के लिहाज से देख लेते हैं हमने कितना आज कवर किया है। फ्रॉम पेज नंबर 140 वी हैव स्टार्टेड आवर 6th लेक्चर दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। बेटे यहाँ से लेके पेज नंबर 141 पे बेटे लो आयोनाइजेशन एनर्जी ये वाली लाइन एंड तक हमने कर लिया। बेटे इसको अच्छे से याद कर लेना है और 2-3 दफ़ा रिवाइज करके लेक्चर रीड कर लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।